सर क्वेश्चन नंबर 2 के बाद अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 3 में किसके बारे में बात करता है? मिस पूर्वी। पूर्वी जी के बारे में बात करते हैं। इनकी एज है 55 ईयर। याद रखना सीनियर सिटीजन नहीं है पूर्वी। इज अ चार्टेड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। मैडम क्या है? चार्टेड अकाउंटेंट है भाई साहब, चार्टेड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस है, सीओपी वाली मैडम है। शी मेंटेन हर अकाउंट्स ऑन कैश बेसिस। सर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, कैश बेसिस पे है सर। सर कहीं ना कहीं इसका यूज आएगा कि मैडम के बुक्स ऑफ अकाउंट कैश बेसिस पे बनते हैं। हर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 इज एज फॉलो। ठीक है, इस तरीके का इनका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया है। करना क्या है? करना क्या है? कंप्यूट द टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल ऑफ मिस पूर्वी फॉर द असेसमेंट ईयर 30-24। देखो सर, रिक्वायरमेंट नंबर 1 क्या है? इनकी टोटल इनकम निकालनी है। रिक्वायरमेंट नंबर 2 क्या है? कि इनके टैक्स पेबल निकालनी है। और एक हिडन रिक्वायरमेंट सुनो, इंपॉर्टेंट बात सुन लो भाई, क्वेश्चन पॉइंट लिख लेना। यहां पे कहीं पे भी इस क्वेश्चन में लिखा है कि 115 बीएसी नॉट ऑप्टेड। आप हर क्वेश्चन में देखते हो लिखा रहता है 115 बीएसी नॉट ऑप्टेड। यहां पे कहीं पे भी नहीं लिखा है 115 बीएसी नॉट ऑप्टेड। इट मींस सर, इट मींस आपको एज पर 115 बीएसी भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। आप क्या करोगे? ये जो रिक्वायरमेंट है ना, ये टोटल इनकम और टैक्स पेबल के नॉर्मल प्रोविजन के साथ निकालोगे, नॉर्मल प्रोविजन, और सेम 115 बीएसी के हिसाब से निकालोगे। अब दोनों में से जिस पे टैक्स पेबल, जिसमें टैक्स कम बनेगा नॉर्मल प्रोविजन लेने पे और 115 बीएसी लेने पे, जिस पे टैक्स कम बनेगा वो वाला बेनिफिशियल होगा और वो वाला एसएससी ऑप्ट कर लेगा। चार्टेड अकाउंटेंट साहिबा वो वाला ऑप्ट कर लेंगी। ठीक है, ठीक है। चलो अपने स्टूडेंट का नाम लेते हैं, समृद्धि और श्रेया, इन दोनों के ऊपर एक क्वेश्चन है। चलो सर क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। चलिए सर, सबसे पहली बात, मिस चार्टेड अकाउंटेंट ने क्या किया? सैलरी टू स्टाफ दिया 15,50,000 रुपए की। देखो कितनी अच्छी सीए है ये। 15,50,000 रुपीज की सैलरी दी। ओके। स्टाइपेंड टू आर्टिकल 1,37,000 का दिया है। इंसेंटिव टू आर्टिकल्स, आर्टिकल्स को कुछ इंसेंटिव भी दिए 13,000 का। ओके सर। ऑफिस का रेंट दिया 12,24,000। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा 12,22,000 रुपीज। मीटिंग सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंसेस 31,600 रुपीज। परचेज ऑफ कार फॉर ऑफिशियल यूज 80,000 रुपए का खर्चा किया। कार परचेज करने के लिए उन्होंने 80,000 रुपए का खर्चा किया। ओ माय गॉड, ये क्या नौटंकी हो गई सर? ये तो असेट है, मेरी असेट है सर, ये तो मेरी असेट है। असेट को पीएल में कैसे दिखा दिया और ऊपर से यहाँ ये चार्टर्ड अकाउंटेंट। एसेट को पीएल में कैसे दिखा दिया, ऊपर से यहाँ चार्टर्ड, ये एरर है। 80,000 रुपए को प्रॉफिट हमारा कम हुआ होगा, जबकि मेरा प्रॉफिट 80,000 रुपए से कम नहीं होना चाहिए। इसलिए जो मेरा नेट प्रॉफिट दिखा रहे हैं ना, इसमें हम भाई साहब क्या करेंगे? डायरेक्ट करेंगे प्लस 80,000 रुपीज। इज इट क्लियर? प्लस कर देंगे 80,000 रुपीज। इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है? लेकिन सर इस कार का डेप्रीशिएशन तो माइनस होगा ना। इस कार का डेप्रीशिएशन कितना होगा? एक बार कैलकुलेट करते जाओ बेटा। इस कार का डेप्रीशिएशन तो माइनस होना चाहिए, और देख लो कहीं पे भी डेप्रीशिएशन की बात नहीं की है। तो हम अज्यूम करते हैं कि कार 180 डेज और मोर यूज हुई होगी, तो 80,000 का 15% डेप्रीशिएशन आएगा। 80,000 रुपीज का 15% का डेप्रिसिएशन आएगा। ओके ओके, चलो आगे आते हैं। देखो अलाउबल डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार इज 15%। सर 15% डेप्रिसिएशन कितना था? 12,000 रुपए। डेप्रिसिएशन आ रहा है 12,000 रुपए, और वो 12,000 रुपए पीएल से चार्ज होता है, मतलब प्रॉफिट को कम करेगा। सर यहाँ पे लिख लो माइनस 12,000 रुपए। इज इट क्लियर विथ यू? ये वाली एक एरर मैंने सुधार दी। ठीक है सर, आगे देखते हैं। रिपेयर एंड मेंटेनेंस 4,000 रुपए। ओके। एंड पेट्रोल ऑफ कार, भाई रिपेयर मेंटेनेंस और पेट्रोल कार जो ऑफिस के लिए यूज हो रही थी वो तो पीएल पे खर्चा जाना था ना। कोई बात नहीं सर, रेवेन्यू नेचर का खर्चा रेवेन्यू में चला गया। ये जब कार जो परचेज की तो कैपिटल नेचर का खर्चा था, उसको जबरदस्ती पीएल में डाल दिया था इन्होंने। सही कर दिए। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 5,25,000 रुपए। 5,25,000 ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। सोचते हैं कि भैया बिजनेस के लिए ट्रेवल किए होंगे। म्युनिसिपल टैक्सेस पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी 3,000 रुपीज। सर अगेन, सर ये म्युनिसिपल टैक्सेस पेड, ये जो खर्चा है ना सर, ये मेरा एरर है। ये तो हाउस प्रॉपर्टी में जाता है ना, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड भैया इसमें क्यों आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। चलिए सर रिसीट साइड पे आते हैं। फी अर्न्ड ऑडिट से, टैक्सेशन सर्विस से, कंसल्टेंसी से टोटल 55,98,300 रुपीज इन्होंने फी अर्न की है। डिविडेंड ऑन शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी ग्रॉस 10,524 रुपीज। सर लिखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट,
सर जी लिखिए इंपॉर्टेंट, बिकॉज सर ये तो होता है आईएफओएस हेड का मान, ये तो है सर आईएफओएस हेड की बात। उसके बाद सर पढ़ते हैं इनकम फ्रॉम यूटीआई ग्रॉस 7600। सर अगेन सर ये भी है आईएफओएस का बात। सर हॉनरेरियम रिसीव्ड फ्रॉम वेरियस इंस्टीट्यूशन वैल्यूएशन ऑफ आंसर सीट आंसर पेपर्स 15,800। सर ये भी तो आईएफओएस का पार्ट। आपका ऑनरेरियम हो गया, मान लो आपने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन के या फिर मॉक टेस्ट रीच किया, तो फिर सीए इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन पेपर को चेक किया, किसी यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर को चेक किया और आपको ऑनरेरियम मिल गया 15,800 रुपीज। तो सर ये भी तो आपके लिए आईएफओएस की इनकम हो गई। मतलब इसके पहले एक डॉक्टर साहब थे, उन्होंने इतनी गलतियां नहीं की जितना इस चार्टर्ड अकाउंटेंट मैडम ने गलतियां कर दी हैं, नालायक कहीं की। बताइए इतनी गलतियां कोई करता है? बेसिक समझ लेना बेटा। इस तरीके के क्वेश्चन में आपको पहले पीजीबीपी हेड में कुछ गलतियां दी गई होंगी, उसको सुधार रहोगे, और 2-3 हेड और दिए होंगे, उसको कैलकुलेट करना होगा, फिर टोटल इनकम निकालनी होगी, डिडक्शन करना होगा, टैक्स पेबल निकालना होगा। सेम उसी सीक्वेंस पे चल रहे हैं। तो अब देखो डिविडेंड जो है ये आईएफओएस का मान है। और ये देखो एक इधर आओ, ओह बापू लोग इधर, ये जो लिखा है ना ग्रॉस ग्रॉस ग्रॉस, इट मीन्स ये ग्रॉस अमाउंट है और इस पे टीडीएस कटा होगा। समझो, ये ग्रॉस अमाउंट है, इतनी इनकम है, उस पर टीडीएस कटा होगा। ये हिडन एडजस्टमेंट होती है, हिडन एडजस्टमेंट, हिडन एडजस्टमेंट है भैया, टीडीएस कटा ही कटा होगा इसके ऊपर, क्योंकि ये ग्रॉस अमाउंट है। 10,524 रुपीज पे ये डिविडेंड के ऊपर 194 आई 194 में आपका 10% का टीडीएस कटता है, ठीक है। ये यूटीआई वाला जो ग्रॉस इनकम है, इसका 194 के में 10% के रेट से टीडीएस कटा होगा। सर यहाँ पे टीडीएस कटा होगा, याद रखना, इसकी भी कैलकुलेशन आगे आएगी। यहाँ पे लिख लो टीडीएस हिडन एडजस्टमेंट, क्वेश्चन लिख लेना बेटा, और मेरे साथ आप केवल क्वेश्चन और कैलकुलेटर लिखते हैं, बाकी आपके पास फुल टाइम है, आप बाद में इस सभी चीजों को दोबारा नोट डाउन कर सकते हैं। आपके पास बहुत व्यू है मेरे एप्लीकेशन पे, अनलिमिटेड व्यूज मैंने दे रखे हैं इन क्लासेस का। ओके सर, अब आइए, अब आइए सर हम एक बात समझे। हमको एक आपने आईएफओएस की बात बता दी कि सर आईएफओएस में मेरी कुछ इनकम थी। सर मेरी डिविडेंड की इनकम थी 10,524 रुपए। सर मेरी एक 7600 की इनकम है जो म्यूचुअल फंड से हमको आई है, और सर एक इनकम आई है ऑनरेरियम की जो आई है सर 15,800 रुपए की, 15,800 रुपए की इनकम आई है। टोटल मेरी इनकम कितनी आ रही है बताओ? आईएफओएस हेड की टोटल इनकम कितनी आ रही है? 7600 प्लस 15,800 दैट इज 33,924 रुपीज। सर मेरी आईएफओएस हेड की इनकम आ गई है, आईएफओएस हेड की इनकम आ गई है। ओके सर, मतलब सर ये जो चीजें हैं ना, ये जबरदस्ती मेरे प्रॉफिट को बढ़ा रही हैं। पीजीबीपी का प्रॉफिट इससे नहीं बढ़ेगा, ये सेपरेट हेड में जाएगा, कंसीडर्ड सेपरेटली। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में ही इंडेक्स दिखाया था किस तरीके से करते हैं। ये कंसीडर्ड सेपरेटली आइटम है, तो सर यहाँ पे माइनस कर दो जितनी भी आईएफओएस की इनकम इसमें आ गई है, जो कि है 33,924 रुपीज, जो कि है 33,924 रुपीज। ये सारी की सारी आईएफओएस के आइटम इसमें से हटा दीजिए। सर हाँ एक और आइटम है, रेंट रिसीव्ड फ्रॉम रेसिडेंशियल फ्लैट लेट आउट 85,600। सर एक और एरर, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है ही नहीं, रेंट का अमाउंट भी इन्होंने पीजीबीपी में दिखा दिया है। भाई साहब आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पीजीबीपी निकालना था, तो अदर हेड को हटा दिया, तो सर रेंट वाली आइटम को भी तो हटाएंगे। ये जो रेंट है ये मेरा हाउस प्रॉपर्टी का जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में दिखाएंगे कितना? 85,600, और यहाँ की इनकम से हटाएंगे। साथ ही साथ सुनो इधर, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड जो हमने इस हाउस प्रॉपर्टी के लिए किए हैं ना, उसका खर्चा यहाँ क्यों भाई डाला हुआ है? उसका खर्चा भी हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाएगा, तो प्लस 3,000, बिकॉज हम 3,000 रुपए से अपना प्रॉफिट गिराए थे, तो 3,000 रुपए से प्रॉफिट वापस कर देंगे। 3,000 रुपए का खर्चा इस पीएल से नहीं चार्ज होता है। मतलब सर अब जब हम आते हैं, और सर हम किस हेड में आते हैं? हाउस प्रॉपर्टी हेड में आते हैं, तो हमने देखा ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू एक्चुअल रेंट रिसीव्ड ही मान लेंगे, जो कि आपका है 85,600, और वहां पे हम दो स्टेटमेंट्स लिख देते हैं ना कि भाई फेयर रेंट हमें नहीं पता था, म्युनिसिपल वैल्यूएशन नहीं दिया हुआ है, सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया है, तो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन के कारण ग्रॉस एनुअल वैल्यू यही आ जाएगी। माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस कितना पेड है बताओ? 3,000 है, 3,000 म्युनिसिपल टैक्सेस पेड किए। अब जो भी आया अंडर सेक्शन 24A उसके ऊपर स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% का डाल दो, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा। बताइए कितना आता है? 85,600 माइनस म्युनिसिपल टैक्सेस पेड माइनस 30%, दैट इज
57,000 समथिंग आ रहा है क्या? एक सेकेंड, 57,000 समथिंग आ रहा है क्या आपका? 57,820 मेरा आ रहा है। अब देखो 57,820 किसका आ गया? ये वाली इनकम आ गई, ये वाली आपकी इनकम आ गई हाउस प्रॉपर्टी हेड की। ओके सर, यहां तक भी बात हमको समझ में आ गई। इट मीन सर हमने देखो पार्शियली तो सॉल्यूशन कर दिया ना, अभी पढ़ते पढ़ते इतना सॉल्यूशन हमने कर दिया है। अब आगे आइए, अलाउबल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार इज 15%। हमने सर 15% मोटर कार पे डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया था। अगर ये लाइन नहीं भी लिखी होती तो भी सर हमने डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया था। हम क्या कर रहे हैं सर, गलत पीएनएल अकाउंट की मरम्मत कर रहे हैं, ठोक पीट के उस पीएल को सही कर रहे हैं, सही प्रॉफिट पे पहुंच रहे हैं। कोई आईएफओएस के आइटम पीएल में आ गई थी, आईएफओएस में डाल दिए। कोई हाउस प्रॉपर्टी की इनकम पीएल में आ गई थी, हाउस प्रॉपर्टी में डाल दिए। जो जहां का था उसको वहां व्यवस्थित कर दिए, जो गलत था उसको भी सही कर दिए। अब देखिए, वैल्यू ऑफ बेनिफिट रिसीव्ड फ्रॉम क्लाइंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोफेशन इज 10,500 रुपीज। हमने पीजीबीपी में पढ़ा है कि बिजनेस करने के कारण अगर आपको कोई फायदा मिलता है तो पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होता है। मैंने वहां पे आपको समझाया था कि मान लीजिए आपने कोई टर्नओवर अचीव कर लिया और आपको 1 लाख रुपए की ट्रिप मिल गई, इजिप्ट की ट्रिप मिली 1 लाख रुपए की, तो जो 1 लाख रुपए का आपको ट्रिप का पैसा मिला है ना, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए आपका टैक्सेबल हो जाएगा कहाँ? पीजीबीपी हेड में। दूसरी कंडीशन मैंने ये भी बताई थी कि मान लो जो टिकट्स आपको मिली उसको आपने 1,90,000 रुपए में किसी दोस्त को बेच दिया, तो आपका प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन 1,90,000 रुपए हो जाएगा। क्योंकि वो आपको टिकट कैसे मिली थी? टारगेट अचीव करने का। टारगेट क्यों अचीव हुआ? बिकॉज आप बिजनेस करते हो। तो बिजनेस के कारण अगर कुछ भी आपको और चीज मिलती है तो वो भी पीजीबीपी हेड में ही टैक्सेबल होगी। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ये सर आ गई है। तो सर ये 10,500 रुपीज कहाँ टैक्सेबल हो जाएगा? पीजीबीपी हेड में हो जाएगा। ओके सर, 10,500 हो गया पीजीबीपी हेड में। आगे आइए, incentive to article assistant represent amount paid to two articles assistant for passing IPCC exam at first attempt। ये जो आपके पीएनएल में यहाँ पे इंसेंटिव दिया है ना, ये आईपीसीसी पास करने के कारण बच्चों को दिया है। तो कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, दिया है तो दिया है, कुछ गलत थोड़ी किया है? दिया है तो दिया है, कुछ गलत थोड़ी किया है, तो बात ही खत्म हो गई। ओके ओके, नो ट्रीटमेंट। सर इस बात का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कार इंक्लूड 2,000 रुपीज फॉर द पीरियड ऑफ 1 अक्टूबर 2022 टू 30 सितंबर 2023। सर 31 मार्च 2023 तक के खर्चे तो अलाउड होते हैं, ये तो प्रीपेड खर्चा था। सर हमने गलत कर दिया है। कॉशन लिखो, कॉशन लिखो, नो ट्रीटमेंट। भाई साहब यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। हम प्रोराटा बेसिस तब करते अगर हमने मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो किया होता कि भाई 31 मार्च का खर्चा यहाँ पे, उसके बाद का खर्चा आगे प्रीपेड खर्चा एज एसेट दिखा देते। लेकिन सर 30 सितंबर तक का ही खर्चा क्यों ना कर दिया हो? हमने उसका पेमेंट कब किया है? हमने उसका पेमेंट करंट ईयर में किया है। और देख लो मैडम कैश बेसिस सिस्टम फॉलो कर रही हैं। कैश बेसिस में जब आपने कैश खर्चा किया उसी समय खर्चे को बुक किया जाता है। मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो कर रही होती ना अगर ये पूर्वा जी, तो हम उसको प्रीपेड खर्चा दिखाते, प्रोराटा करते। बट चूंकि कैश सिस्टम फॉलो हो रहा है इसलिए ये भी कोई एरर नहीं मानी जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है बेटा। हाँ सर, ये बात समझ में आ गई। सैलरी इंक्लूड 30,000 टू अ कंप्यूटर स्पेशलिस्ट इन कैश फॉर असिस्टिंग मिस पूर्वी इन वन प्रोफेशनल असाइनमेंट। मैम पूर्वी जी को क्या मैं बोलूं, और ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है। 10,000 रुपीज पर डे सेम पर्सन को, पर पर्सन को आप खर्चा करोगे तो डिसअलाउड हो जाता है। मैडम ने देता 30,000 रुपए का खर्चा कैश में कर दिया, ये पूरा का पूरा खर्चा डिसअलाउड है भाई, डिसअलाउड है। ये खर्चा इनको अलाउ होगा ही नहीं, ये इन्होंने रॉन्ग किया, बिल्कुल रॉन्ग किया। तो इनका सैलरी में यहाँ पे जो 15,50,000 की सैलरी में 30,000 रुपए इंक्लूड है जो कि डिसअलाउड हो गया। तो 30,000 रुपए से प्रॉफिट बढ़ जाएगा ना, क्योंकि खर्चे में 30,000 रुपए इंक्लूड था। तो यहाँ पे सर 30,000 रुपए से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। समझ पा रहे हो? बहुत इजी करके बता रहे हैं बेटा, बहुत इजी करके बता रहे हैं। आपका री रीडिंग टाइम बचेगा और आपके दिमाग खुल जाएंगे। चलो आओ। द ट्रेवलिंग एक्सपेंस इंक्लूड एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन फॉरेन टूर टू 32,000 विच वाज विद इन द आरबीआई नॉर्म्स। जब आप फॉरेन टूर कोई करते हो तो आरबीआई नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अगर आपने फॉरेन करेंसी को खर्चा किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो सर यहाँ पे भी तो लिखा है कि आरबीआई नॉर्म से, तो नो ट्रीटमेंट, ये तो ओके वाली बात है। ओके, कोई गलती थी नहीं जो हम सुधारें। हाँ, यहाँ पे हम एक अजम्पशन लेंगे कि जो हम विदेश यात्रा करने गए हैं ना,
वो बिजनेस पर्पस के लिए गए हैं, पर्सनल नेचर का नहीं यात्रा था, ठीक है, पर्सनल ट्रिप नहीं थी, वो बिजनेस की ट्रिप थी, हम ये इस बात को अज्यूम कर लेंगे। आगे आइए सर, नेक्स्ट पढ़ें कुछ चीजें। सर नेक्स्ट बात देखिए, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन द हेल्थ ऑफ डिपेंडेंट ब्रदर एंड मेजर सन डिपेंडेंट ऑन हर अमाउंट टू रुपीज 5,000 10,000 रिस्पेक्टिवली पेड इन कैश। सर मैंने आपको एक फोटो दिखाई थी जब हमने आपको डिडक्शंस पढ़ाया था, मियाँ बीवी और गोदी में एक बच्चा था, मैंने क्या दिखाया था, क्या फोटो में कहीं ब्रदर था? ब्रदर का मेडिकल इंश्योरेंस अगर आप अपने पॉकेट से देते हो तो आपको डिडक्शन नहीं मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखो, ब्रदर पे तो डिडक्शन नहीं ही मिलेगा। और सर सेल्फ स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन, माइनर मेजर की बात ही नहीं करते भाई साहब, भले ही मेजर सन है लेकिन ये डिपेंडेंट है तो ये इलिजिबल है। सुनो सुनो शब्द सुनो मेरा, इलिजिबल है फॉर एटीडी, बट फिर भी इसको एटीडी नहीं मिलेगा क्योंकि सर प्रीमियम का अमाउंट हमें पे करना हो चाहे एनी मोड अदर देन कैश, इन्होंने कैश में पे कर दिया। इसका मतलब सर ये 80D की इनको बेनिफिट नहीं मिलेगा। यहाँ पे क्वेश्चन लिखो, इस चीज को देखो, एग्जाम के एक दिन पहले तो आप क्वेश्चन पॉइंट ही पढ़ के जाओगे, इस पॉइंट पे क्वेश्चन लिखो, आप लोग गलती कर सकते हो। आप लोग सोचोगे 10,000 रुपए 5,000 रुपए किसी को अलाउ करें, किसी, अरे भाई कोई भी अलाउ नहीं होगा। और 5,000 रुपए पे तो एक गेम भी अभी बता रहा हूं आपको, 5,000 रुपए पे एक गेम भी। अच्छा सुनो क्या गेम थी सर, हमने एक चीज पढ़ी है सर, हमने क्या पढ़ा है कि जब भी आप जब भी 80D सेक्शन पढ़ते हैं तो एक खर्चा कैश में अलाउड है, कैश में एक एक्सपेंडिचर 80D के अंदर अलाउड है, वो भी अप टू रुपीज 5,000, वो भी अप टू रुपीज 5,000। बताओ कौन सा वाला? प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का। तो कहीं गलती से भी ये 5,000 देख के मत कर देना भाई। इंश्योरेंस प्रीमियम अगर पे करना है तो एनी मोड अदर देन कैश, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का 5,000 रुपए तक का खर्चा आपका कैश में अलाउड है, बाकी कोई भी 80D के लिए कैश में खर्चा अलाउड नहीं है, तो यहाँ पे कोई डिडक्शन नहीं दी जाएगी। शी इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ रुपीज 10,000 इन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ओके सर, 80C की डिडक्शन दे दो सर इनको, 10,000 रुपए की, 10,000 रुपए की सर इनको 80C की डिडक्शन दे दीजिए। और सर यहाँ पे लिखा है शी पेड 70,000 टुवर्ड एडवांस टैक्स ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर। चलो एडवांस टैक्स के ऊपर अभी हम थोड़ी देर बाद आते हैं। सर कहीं ना कहीं क्वेश्चन कर लिया क्या हमने? हाँ सर, पीजीबीपी का सर मैंने एडजस्टमेंट किया, सर मुझे पीजीबीपी की इनकम बताइए। आप लोग प्लीज अपना कैलकुलेटर उठाओ, ओह नालायक लोग कैलकुलेटर उठाओ। 9,28,224 प्लस 80,000 माइनस 12,000 माइनस 33,924 माइनस 85,600 प्लस 3,000 प्लस 10,500 प्लस 30,000, दैट इज देखो 920, ये आ रहा है क्या? 920,200, नाइन्थ स्टेप में आपका ये वाला आया होगा। और सर ये मेरा भी आया है 920,200, ये मेरी पीजीबीपी की इनकम आई है, पीजीबीपी की इनकम आई है सर। देखो आ जाओ बेटा, पीजीबीपी की मेरी इनकम आफ्टर दैट एडजस्टमेंट 920,200 आ गई। सर अगर मेरे को कोई बोलता है सर टोटल इनकम निकालो, तो सर हम सीधी सी बात, नो बकवास, हम क्या करेंगे? टोटल इनकम निकालना मेरा क्वेश्चन है। भाई बाबू इधर देख लो प्लीज, तुम लोग को हम जितना आसान बता रहे हैं ना, मजा आ जाएगा करके, प्लीज इधर सुनो। टोटल इनकम हम निकालेंगे तो ये जोड़ें प्लस ये ऐड करें प्लस ये, तीनों हेड अलग अलग जो मैंने इनकम निकाली उसको जोड़ दो, तो प्लस 33,924 प्लस 57,820, दैट इज सर आपका टोटल इनकम तीनों हेड को जोड़ने के बाद आ रहा है 10,11,944 रुपीज टोटल इनकम आ रहा है। लेकिन सर ये कौन सा टोटल इनकम आ रहा है? ग्रॉस टोटल इनकम आ रहा है। लेस करो सर डिडक्शंस, लेस कर दो सर डिडक्शन। डिडक्शन चैप्टर 6 से वाला जो आपको मिल रहा है वो है 80C का डिडक्शन आपको मिलता है कितना? 1,10,000 रुपीज, जो ये एनएससी में इन्वेस्ट की है। 80D नहीं मिलेगा, 80C तो मिलेगा ना जो एनएससी की है। हाँ सर, तो 10,000 माइनस कर दो, माइनस 10,000 करने के बाद आता है सर 100,1944, 100,1944। आप लोगों का भी प्लीज चेक करो, यही आ रहा है क्या? ये आ रहा है सर आपका टोटल इनकम, ये आ रहा है आपका टोटल इनकम। क्लियर है? देख लो इतने में आपने सॉल्व की है चीजें, सिर्फ इतने में जो चीज सॉल्व कर लिया टोटल इनकम, इसकी टोटल इनकम मैं जरा देख लूं, रुक जाओ। ग्रॉस टोटल इनकम 100, टोटल इनकम 100,1944। सर टोटल इनकम सेम आ रही है, इन्होंने कैसे सॉल्व किया है? देखो आ जाओ मेरे बाबू, टोटल यहां से इन्होंने ये
ये पूरा हाउस प्रॉपर्टी इन्होंने दिखाया, उसके बाद पीजीबीपी दिखाया, ये उसके बाद दुनिया भर का इन्होंने ये सब चीजें लिखते 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 यहाँ तक 4-5 पेजेस में जो पहुंचाया। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, डिडक्शंस। अब आप क्या कर सकते हो, जब आप क्वेश्चन पढ़ो ना, अगर आपने केवल हाउस प्रॉपर्टी का ये इतना इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, एक बार बताओ इसमें मैंने दिमाग कहाँ लगाया था? कोई दिमाग ही नहीं लगाया, बस फिगर ये तीनों को गिवन है, ये तीनों गिवन है, मैंने गिवन 3 गिवन डेटा को पकड़ा, ज्वाइन किया और मैंने अमाउंट लिख दिया। सर क्वेश्चन में सॉल्व करना ही नहीं था, अलग अलग चीजें बिखरी हुई थी, बस उठा के जोड़ के लगा देना था। मैंने इन तीनों डेटा को उठाया, जोड़ के लिख दिया आईएफओएस, मेरे को 2 नंबर मिल जाएगा। तो बेटा ये वाला दिमाग लगाना है कि मार्क्स कैसे उठाने। आईएफओएस तुरंत एक हेड दिखा दो, हाउस प्रॉपर्टी तुरंत एक हेड दिखा दो, हाउस प्रॉपर्टी में भी कोई कैलकुलेशन नहीं है, डिडक्शंस तुरंत दिखा दो, कोई कैलकुलेशन नहीं है। अगर पीजीबीपी का प्रॉफिट गलत भी आया, मान लो आपसे कोई कैलकुलेशन एरर हो गई, पीजीबीपी में कोई एडजस्टमेंट नहीं आ रही है, पीजीबीपी का प्रॉफिट गलत भी आया, तो भी आईएफओएस और हाउस प्रॉपर्टी एकदम सही होने पे आपको 30 to 40% मार्क्स तो दिला ही देगा। तो इस तरीके से ना मार्क्स कैसे खींचने वो भी सोचो। ओके ओके सर, अब आइए आगे। सर ये फिगर तो हमारी मैच कर रही है, देख लो यहां तक आओ। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये टोटल मेरा इतना ही आया है। डिडक्शंस भी मैंने दी है 10,000 रुपीज, टोटल इनकम मेरा इतना आ रहा है। तो टोटल इनकम को नियरेस्ट रुपीज 10 के अंदर राउंड ऑफ करते हैं तो 10,01,940 रुपए आ गया। ओके, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। 10,01,940 रुपए आ गया, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। यहां से आप लोग खुद पढ़ लेना, इसको हम पढ़ा नहीं रहे अभी। 10,01,950 रुपए आ गए, यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। नहीं है ना सर? सर अब इस पे टैक्स की लायबिलिटी जरा निकालते हैं, नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से चलना, नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से चलना सर, टैक्स लायबिलिटी निकालना है हम आपको। जब नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से, नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से टैक्स निकालना है, तो एक बार बताओ सर, फर्स्ट फर्स्ट 2.5 लाख पे कुछ नहीं, नेक्स्ट 2.5 लाख पे 12,500, सबसे पहले 2.5 लाख पे कुछ नहीं, उसके बाद 12,500, उसके बाद 5 लाख से 10 लाख तक 20%, दैट इज 1 लाख रुपए आएगा। और 10 लाख के ऊपर जितना भी होता है उसके ऊपर 30%, तो 1944 का 0.30, दैट इज सर 583। 1944 नहीं, यहाँ पे राउंड ऑफ हमने किया ना, 1001940, इसके ऊपर टैक्स निकालना है हम। तो सर 940 का 30%, दैट इज 282 रुपीज। 1940 का 30% 582 रुपीज प्लस 582, दैट इज आपका आ गया प्लस 1,12,500, दैट इज 113082 टैक्स। अभी मैंने उसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस नहीं जोड़ा है, प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4% जब आप कर दोगे तो सर आपका टैक्स पेबल कितना आएगा बताओ, जल्दी बताओ। प्लस 4% सर 1,17,605 रुपीज आ रहा है। प्लीज चेक करो इतना ही आ रहा है कि नहीं। अरे भाई 1,01,940 रुपए के लिए 10,01,940 रुपए का टैक्स निकालना था। 10,01,940 रुपए, तो पहले 2.5 लाख पे नील, अगले 2.5 लाख पे 12,500 रुपए, तो 5 लाख रुपए तक 12,500 पड़ा। उसके बाद 5 लाख से 10 लाख तक 20%, 1 लाख। अब आपके पास 1940 रुपए पे 30% के हिसाब से 582 रुपए टैक्स होता है। टोटल टैक्स ये आ गया प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन से, उसके बाद टैक्स पेबल ये वाला आया। इतना टैक्स देना होता है कब तक की इनकम पे? 31 मार्च तक की इनकम पे। अब आपको एक छोटी सी बात पूछते हैं, एक बार सुन लो बेटा, छोटी सी बात आपसे पूछना चाहते हैं हम, एक बहुत मामूली सी छोटी सी बात। अज्यूम करो आपका यहाँ पे एक दोस्त है, ठीक है? इस दोस्त से 31 मार्च 2023 तक आपको 7 लाख रुपए पाने हैं। आपको कितने रुपए पाने हैं? 7 लाख रुपए। 7 लाख रुपए पाने, 7 लाख रुपए ज्यादा हो गया, दोस्त आपका देगा नहीं, मुझे पता है ना आपके दोस्त है। आपको इस दोस्त से 1.5 लाख रुपए पाने हैं 31 मार्च 2023 तक, ठीक है? अभी आपका दोस्त आता है यहाँ पे, आपको एक दिन आता है, मान लो 1 जनवरी 2023 को, ये आपको 10,000 रुपए दे जाता है। उसके बाद 14 फरवरी को आता है, आपको 20,000 रुपए दे जाता है। उसके बाद से 17 फरवरी को आता है, आपको फिर 20,000 रुपए दे जाता है। उसके बाद फिर सर 3 मार्च को आता है, 3 मार्च को आता है सर, आपको 40,000 रुपए दे जाता है। ठीक ठीक है। उसके बाद फिर सर 15 मार्च को आता है और सर आपको 10,000 रुपए दे जाता है। तो सर 31 मार्च तक आते आते ये आपको कितना पैसा दे चुका है? 31 मार्च तक आपको 1.5 लाख रुपए पाने थे,
अपने इस दोस्त से, ठीक है। इसने आपको, यार यहाँ पे 1 लाख मैंने गलती से लिख दिया होगा, ओहो, ये सुनो ना, 1 लाख रुपए मैंने गलती से लिखा है, 10,000 रुपए, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। ये 10,000 प्लस 20,000 प्लस 20,000, 50, 4, 90, 90 और ये 10, मतलब 1 लाख रुपए आपको ये दे चुका है। आपका दोस्त 1 लाख रुपए दे चुका है 15 मार्च तक। तो 31 मार्च की जब डेट आई तो सिर्फ और सिर्फ आपको कितना पाना है इससे, 31 मार्च तक 1.5 लाख रुपए पाने थे। आपको 15 मार्च तक 1 लाख रुपए मिल चुके हैं, तो 31 मार्च को आप इससे कितने रुपए की डिमांड करोगे कि भाई 50,000 रुपए और दे दो, तुम्हारा 1 लाख प्लस 50,000, 1.5 लाख रुपए पूरा हो जाएगा। यही होगा ना लॉजिक। सेम लॉजिक लगता है जब आप इनकम टैक्स के लिए आते हो। जब आप इनकम टैक्स की बात करते हो तो गवर्नमेंट को इनकम पे टैक्स मान लीजिए 31 मार्च तक कितना चाहिए, 7 लाख रुपए। अज्यूम करो 7 लाख रुपए चाहिए, ठीक है। अब भाई साहब किसी आदमी का एडवांस टैक्स किसी आदमी ने दे दिया, एडवांस टैक्स आप गवर्नमेंट को एडवांस में टैक्स दे सकते हो। अज्यूम करो किसी आदमी ने एडवांस टैक्स दे दिया 2 लाख रुपए, एडवांस टैक्स जमा कर दिया 2 लाख रुपए, उसका टीडीएस कट चुका है। जो लोग सामने वाले का टैक्स काट के गवर्नमेंट को देते हैं ना उसके नाम पे, तो टीडीएस कट चुका है, अज्यूम करो 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए टीडीएस कट चुका है। मतलब 15 मार्च तक गवर्नमेंट तो 4 2 6 6 लाख रुपीस पा चुकी है। तो भैया 31 मार्च को कितना मांगेगी, सिर्फ 1 ही लाख रुपए और मांगेगी ना। तो जिस तरीके से आप दोस्त से उधार बचा हुआ अमाउंट मांगते हो, उसी तरीके से गवर्नमेंट भी बचा हुआ टैक्स मांगेगी ना। तो यहाँ पे आपके इस क्वेश्चन में टैक्स पेबल तो आया है आपका कितना, 1,17,605 रुपीज। लेकिन अगर आप क्वेश्चन पढ़िए तो सर कुछ एडवांस टैक्स भी आप दे चुके हो। एडवांस टैक्स सर आपने 70,000 रुपए का पेमेंट किया है। क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़ो, आओ। सर शी पेड 70,000 टूवर्ड एडवांस टैक्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। सर 70,000 रुपए का एडवांस टैक्स भर चुके हैं ये मैडम, 70,000 रुपए का एडवांस टैक्स इन्होंने भर दिया है। आपको दिख रहा है ये बात? हाँ सर, 70,000 रुपए का एडवांस टैक्स भर दिया है। साथ ही मैंने कुछ हिडन एडजस्टमेंट बताई थी, मैंने कुछ हिडन एडजस्टमेंट्स बताई थी, इफ यू रिमेम्बर। आओ, मैंने ग्रॉस पे यहाँ पे इस तरीके से घेरा था और बोला था टीडीएस कटा होता है तो यूटीआई से जो भी इनकम होती है ना, उस पे 194 के तहत 10% का, ऑलवेज इनकम के ऊपर 10% का टीडीएस कटता है। ऑलवेज इनकम के ऊपर 10% का टीडीएस कटता है। तो 7600 की इनकम पे टीडीएस कितना कटा होगा, 760 रुपए, 760 रुपीज। क्लियर हो रहा है? ऑलवेज 10% का टीडीएस कटता है, ये हिडन एडजस्टमेंट है। और उसी तरीके से जब सर, जब आपको डिविडेंड की इनकम हुई है, जब आपको डिविडेंड की इनकम हुई है शेयर्स पे, तो 194 के तहत, 194 अंडर सेक्शन 194 भी 10% का टीडीएस कटता है। तो 10,524 रुपीज का 10%, 10,502, 1,052 रुपए, 1,052 रुपीज का टीडीएस कटा होगा। ये आपको हिडन एडजस्टमेंट है, रिमेंबर करना पड़ेगा भैया। यहाँ पे आप अपना मतलब पूरा ऐसे लिख लो, कॉशन, कॉशन है भाई साहब। ये चीजें याद रखनी ही पड़ेगी कि सर यहाँ हिडन एडजस्टमेंट है। 194 आई क्योंकि आपको ग्रॉस लिखा, देखो ग्रॉस लिखा हुआ है, तो टीडीएस कटा होगा कितना, 10% यहाँ पे, और यहाँ पे टीडीएस कटा होगा 10%, तो 760 रुपीज और 1052 का टीडीएस कटा होगा। रिमेंबर टीडीएस कटा होगा। सर एडवांस टैक्स तो यहाँ पे आ गया सर, सर टीडीएस भी कटा होगा। वो कितना है सर, 1052 और 760 है, 760 रुपीज का टीडीएस कटा होगा। तो देखो सर कितना टोटल हम ऑलरेडी टैक्स दे चुके हैं। अगर आप देखिए गवर्नमेंट को इतना रुपए पाना था, इतना रुपए गवर्नमेंट को दे चुके हैं, तो टैक्स पेबल कितना आ रहा है बताओ जल्दी। नेट टैक्स पेबल कितना आ रहा है, नेट टैक्स पेबल कितना आ रहा है सर, माइनस कर दीजिए इसमें से 70,000 रुपए, माइनस कर दीजिए 1052, माइनस कर दीजिए 760 रुपीज। सर नेक्स्ट टैक्स पेबल आ रहा है आपका 45,000 रुपए, 45,793 रुपए। प्लीज चेक करो यही आ रहा है कि नहीं, 45,793 रुपए। पॉइंट्स को मैंने नोट किया। इतना टैक्स पेबल आ रहा है मेरा, इतना टैक्स पेबल आ रहा है। देखो ये वाला अमाउंट जो है, ये वाला अमाउंट टैक्स हो, ये वाला अमाउंट टैक्स पेबल है। ये चीज मैंने एडवांस टैक्स जमा किया, ये मेरा टीडीएस ऑलरेडी कट के जा चुका था। तो आज के 31 मार्च को इतना गवर्नमेंट हमसे पैसा मांग रही है, टैक्स पेबल जो आ रहा है। क्लियर है? हाँ सर इतनी बात क्लियर है। 115 BAC में क्या होगा अभी बता रहे हैं, देखो इधर आओ।
टैक्स ऑन टोटल इनकम, ये वाली इनकम तक तो आपको क्लियर थी ना बात? हाँ सर, इस वाली इनकम तक क्लियर थी। तो टैक्स ऑन टोटल इनकम ये आपको निकालने तो आता ही होगा, 2.5 लाख तक कुछ नहीं, फिर 5%, 20%, 30% करके 1,13,082 रुपीज का टैक्स बनता है। प्लस आप करोगे हेल्थ एंड एजुकेशन से 4%, तो 4,523 रुपीज का हेल्थ एंड एजुकेशन से आ रहा है। तो सर टोटल टैक्स लाइबिलिटी आपकी 1,17,605 रुपीज। इज इट क्लियर? यस सर, यहां तक क्लियर है। आगे समझो, एडवांस टैक्स पेड किए हो आप 70,000 रुपए, और टैक्स डिडक्शन, क्वेश्चन सर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट का क्वेश्चन है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स हुआ है ऑन डिविडेंड की इनकम पे फ्रॉम इंडियन कंपनी अंडर सेक्शन 154 दैट इज 1,052 रुपीज, एंड टैक्स डिडक्शन एट सोर्स हुआ है यूटीआई की इनकम पे अंडर सेक्शन 194 के, वो हुआ है सर 760 रुपीज का। इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो 812 रुपीज का आपको टीडीएस जमा हुआ है। ये पैसा आपने एडवांस टैक्स दिया, ये पैसा किसी और ने काट के गवर्नमेंट को आपके नाम पे दे दिया, आपके नाम पे टीडीएस कट गया, तो नेट टैक्स पेबल कितना आ रहा है 45,793 रुपीज, जिसको राउंड अप किए नियरेस्ट रुपीज 10 के अंदर, तो 45,790 रुपीज आया, 45,790 रुपीज आई। इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है? देख लो 30 मिनट हो गए आपको बस परफेक्शन दिखाने में, परफेक्शन आपको परफेक्शन आपके अंदर लाने के लिए। 45,793 रुपीज, जिसको नियरेस्ट रुपीज 10 के अंदर अगर राउंड ऑफ किए, राउंडेड ऑफ अगर आप करते हो तो 45,790 रुपीज आता है। सर यही आ रहा है 45,790 रुपीज। अब सर असली मजे की बात आई है, अब सर मजे की बात पे आइए, सर मजे की बात पे आइए। इफ 115 BAC अगर आप ले लेते हो तो क्या होगा? 115 BAC ले लेते हो तो याद करो सेक्शन की वो 80 की सीरीज वाली कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी का 24B जो मिलता है ना वो ऑलवेज मिलेगा। हाउस प्रॉपर्टी का 24B मतलब ये वाली जो डिडक्शन मिलती है ना 30% ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड ऑल दैट, ये सब चीजें आपको मिलती रहेंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा यहाँ पे, आपको कहीं कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। बस सिर्फ और सिर्फ क्या नहीं मिलेगा आपको 80 की सीरीज की डिडक्शन नहीं मिलेगी। इतना क्लियर हो रहा है? हाँ तो सर अगर 80 की सीरीज की हम डिडक्शन ना ले और 115 BAC ले ले तो मेरी इनकम कितनी आएगी? तो सर मेरी इनकम ये वाली आएगी, ठीक है, समझो 1011944, यही इनकम होगी ना। अगर मैंने 80 की सीरीज की डिडक्शन नहीं ली तो मेरी इनकम यही होगी, और इसको जब राउंड ऑफ करेंगे तो सर कितना आएगा? ये इतना आएगा, ग्रॉस टोटल इनकम ही तो हो गया ना। अगर 115 BAC ले लिया तो डिडक्शन नहीं लिए। अब इस पे टैक्स कैसे लगेगा? इस पे टैक्स कैलकुलेट कर लीजिए कितना आता है, इस पे टैक्स कैलकुलेट करो। तो आओ यहाँ पे दिखाते हैं। सर ग्रॉस टोटल इनकम 10,11,944 और हमने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी PGBP एंड IFOS वुड रिमेन द सेम, सब कुछ सेम रहेगा इवन इफ पूर्वी ऑप्ट फॉर स्पेशल प्रोविजन अंडर सेक्शन 115 BAC, सिंस क्यों सेम रहेगा? सिंस डिडक्शन क्लेम्ड बाय हर अंडर दिस हेड इज अलाउबल इवन अंडर सेक्शन 115 BAC। अगर 115 BAC लेंगे तो भी ये सारी डिडक्शंस मिलती हैं। लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, नो डिडक्शन इज अलाउबल अंडर चैप्टर 6A बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 115 BAC सबसेक्शन 2। अगर 115 BAC लेते हो तो डिडक्शंस नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं। टोटल इनकम आगे 10,11,944 रुपीज, राउंड ऑफ किए तो 10,11,940 रुपीज। टैक्स बनाओ, ये वाला याद रखो, 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 115 BAC का ये भी मैंने आपको बताया हुआ है, वो A4 शीट पे मैंने लिख के भेजा था। 5 लाख से 7.5 लाख, 5 लाख से 7.5 लाख तक 10%, 7.5 लाख से 10 लाख तक 12 सॉरी 5 लाख से 7.5 लाख तक 10%, फिर 7.5 लाख से 10 लाख तक 15%, 10 लाख से 12.5 लाख तक कितना होता है 20%, लेकिन यहाँ पे तो 10,11,940 रुपए तक ही है। कुछ नहीं है यार, इस वाले हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करना है, चिंदी वाला क्वेश्चन है, कोई कंसेप्ट नहीं है, बस टैक्स का अमाउंट कैलकुलेट करना है। आप अमाउंट कैलकुलेट कर लिए 77,388 रुपीज आया, प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन इसके तो 80,484 रुपीज आया टैक्स पेबल। टैक्स का अमाउंट, टोटल टैक्स की लाइबिलिटी 80,484 रुपीज आई, जो कि सर मेरा इस क्वेश्चन में टैक्स की लाइबिलिटी आ रही थी 1,17,605 रुपीज। बाप रे बाप, इतनी ज्यादा लाइबिलिटी आ गई सर। देख लो लाइबिलिटी अचानक से नॉर्मल प्रोविजंस में ज्यादा आ रही है, जबकि 115 BAC ले रहे हैं तो कम आ रही है। आगे पढ़ते हैं सर,
आगे पढ़ते हैं सर। टैक्स लाइबिलिटी आपकी आ गई। एडवांस टैक्स आपने 70,000 रुपए पे किया है, टीडीएस आपका 18,012 रुपीज ऑलरेडी कट के गवर्नमेंट के पास जा चुका है, 1052 प्लस 760, ठीक है। अभी नेट पेबल 31 मार्च को नेट पेबल कितना आ रहा है, गवर्नमेंट कितना पैसा मांग रही है आपसे 31 मार्च को, टैक्स पेबल आ रहा है 8,672 रुपीज, राउंड ऑफ करो तो 8,670 रुपीज, 8,670 रुपीज। अब एक बात सोचो सर, जब आप 115 बीएसी नहीं लेते हो, नॉर्मल प्रोविजन से जाते हो, तो गवर्नमेंट आपसे 45,790 रुपए मांगती है, और अगर आप 115 बीएसी ले लेते हो तो केवल 8,670 रुपीज टैक्स जाता है। कौन सा टैक्स कम है सर? ये वाला टैक्स कम है सर, ये वाला टैक्स कम है। तो आप क्या करोगे? प्रेफर दिस, जहां टैक्स कम जाए प्रेफर दिस, प्रेफर आप वही करोगे ना, टैक्स कम पे करना चाहोगे ना, वही यहां बोला है। देखो यहाँ पे तो 45,790 आ रहा था, और जब यहाँ पे आए तो 7,670 रुपीज आया। क्यों? क्योंकि 115 बीएसी में आपको क्या होता है, डिडक्शंस मत लो, तो 10,000 रुपए की डिडक्शन आपने छोड़ दी, लेकिन आपका टैक्स रेट सोचो सीधे कम हो गया ना। 10 लाख के ऊपर जो डायरेक्ट 30% लग रहा था, और 5 लाख से 10 लाख तक डायरेक्ट 20% लग रहा था, वो 10% और 15% में कन्वर्ट हो गया, 20% वाला स्लैब ही गायब हो गया। 115 बीएससी में आपको फायदा मिल गया। इसलिए since tax payable as per provision of section 115 BSE is lower than the tax payable under regular provision of the income tax act 1961, रेगुलर प्रोविजन से कम टैक्स आ रहा है 115 बीएससी में, इसलिए इट वुड बी बेनिफिशियल टू फॉर मिस पूर्वी टू ऑप्ट 115 बीएससी। ही हैज टू एक्सरसाइज दिस ऑप्शन on or before the due date of furnishing of the return of income on 31st of October since 2020. In her case, since he is liable to get books of account audited. क्यों books of account audit करानी पड़ेगी भाई, आप देख ही रहो इनका टर्नओवर। Further, since she is having income from business or profession during the previous year 22-23, she is, if she opt for section 115 BSE for this previous year, the said provision would apply for the subsequent previous year as well as। और भाई साहब अगर इस साल 115 BSE ले लिया तो सब्सिक्वेंट ईयर में भी 115 BSE एज इट इज आपको अलाउ हो जाएगा। सोचो कितना बड़ा क्वेश्चन था, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, और सर ये चौथा पेज, 4 पेज का सॉल्यूशन। बट भाई साहब जब ये एग्जाम में आता है ना तो कंसेप्ट घूमने लगते हैं। आप एक ही पूरा पहले क्वेश्चन पढ़ोगे, फिर दोबारा जाके पहला पॉइंट पढ़ोगे, फिर जाके पहला पॉइंट पढ़ोगे, फिर खोजोगे कैसे कैसे अरेंज करें। भाई साहब अब आपको हैबिट पड़ गई होगी पिक करना और डायरेक्ट लिखना। क्वेश्चन री रीडिंग टाइम सेव करो, बार बार क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, टाइम बचाओगे, मार्क्स ऑटोमेटिक ज्यादा मिलेगा। बच्चों का पेपर छूटता है, पेपर नहीं छोड़ना है अपने को। और अपने को देखो सिर्फ इसी पॉइंट पे अपने को कैलकुलेशन किया और पता चल चुका कि सर 8,670 रुपीज का टैक्स कम से कम आ रहा है, तो बस यही पे करके चलें। और देखो कितने अच्छे से मैंने शो कर दिया, आईएफओएस, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, तीनों की कैलकुलेशन सामने आ गई। भाई साहब थोड़ा लंबा क्वेश्चन हो रहा था, डिडक्शन देके दोनों तरीके का टैक्स निकालना था। फुल फ्लेज क्वेश्चन अगर कर लोगे तो वन डे, मतलब जो रिवीजन आप लोग करते हो ना टैक्सेस के ये वाले क्वेश्चन को, अगर आपने चैप्टर नंबर 8 को पूरा पढ़ लिया, 90% कंटेंट रिवाइज हो जाएगा बेटा, 90% आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चलो इस क्वेश्चन को भी हम यही रोकते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन रिकॉर्ड कर रहे हैं आपके लिए। चलिए करिए आप लोग।